Wings of Fire, an autobiography of Abdul Kalam. डॉक्टर अवुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक फीलिंग है, काइंडनेस, इंस्पिरेशन और भरपूर नॉलेज की। हम सभी ये बात तो जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने अपने देश और देश के लोगों के लिए काफी ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट का टाइटल मिला और साथ साथ पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, वो एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने काफी सक्सेसफुल मिसाइल्स का इन्वेंशन किया। अग्नि और पृथ्वी, ये दो उनकी बहुत फेमस मिसाइल्स हैं। इसीलिए उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इसके अलावा अपने देश के लिए उनका प्रेम और अपने काम की तरफ उनकी वफादारी, ये दो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्होंने उन्हें इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बनाकर खड़ा कर दिया। इस कुकू एफएम बाइट में मैं डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी को उन्हीं के स्टाइल में सुनाऊंगा, जिससे आप कलाम साहब की इंस्पिरेशनल जर्नी से और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा जन्म मद्रास के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। मेरे पिता जैनुल अब्दीन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड फादर थे। मैंने उन्हें बचपन से ही नमाज के लिए मस्जिद में जाते देखा था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उनसे मस्जिद में नमाज पढ़कर दुआ मांगने के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आप अपने आप को उस एक शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जो आपको बिना आपकी हैसियत, रंग रूप और धर्म को जानते हुए आपकी हेल्प करता है। हम सभी के मन में एक भगवान बसते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। ये सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन मुझे मेरे पिताजी से मिला। मेरी माँ आशी अम्मा ने मुझे अच्छाई, नरमी और भोलेपन में जो भरोसा होता है वो सिखाया। इनके बाद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, ये दो मेरे बचपन के वो दो मजबूत पिलर्स थे जिन्होंने हर कदम पर मेरी हेल्प की। अहमद जलालुद्दीन हमारे एक रिलेटिव थे। वो मुझसे 15 साल बड़े थे और जब भी हम बात करते थे तो वो मुझे दुनिया के बारे में नई नई बातें बताया करते थे। मेडिकल साइंस, लिटरेचर, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में जानकारी देते रहते थे और मुझे नई किताबें पढ़ने के लिए इनकरेज भी करते थे। इसलिए मुझे उनकी कंपनी काफी पसंद थी। शमसुद्दीन हमारे पहले कजन थे। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटने का काम करते थे। उस समय मुझे पढ़ना तो इतना आता नहीं था, तो शमसुद्दीन मुझे उन न्यूज़पेपर्स को बांटने से पहले उन पर बनी फोटोज को देखने को कहते। वो मुझे करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रखते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी, तब शमसुद्दीन के सप्लायर को सारे न्यूज़पेपर्स चलती ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पर फेंकने पड़ते। उस समय शमसुद्दीन को स्टेशन पर सारे न्यूज़पेपर समेटने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। तब मैंने उनकी हेल्प की और इन रिटर्न उन्होंने मुझे सैलरी भी दी थी। मैं उस समय तक तकरीबन 8 साल का था। ये बात मेरे बचपन की बेस्ट मेमोरी है, क्योंकि इसमें मैंने अपनी मेहनत से पहली कमाई हासिल की थी। रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये 3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पक्की थी। मैंने 15 साल की उम्र में रामेश्वरम छोड़ा और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम पहुंचा। वहां पर मेरे एक टीचर इयादुरई सोलोमन से मैंने काफी कुछ सीखा। हमारी चाह, भरोसा और एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों चीजें हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं से हम अपनी हर जंग जीत सकते हैं। अपना बीएससी पूरा करने के बाद मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। वहां एंट्रेंस पर एक एयरक्राफ्ट का डेमो रखा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि किस तरह इंसान इसकी हेल्प से खुले आसमान में एक बर्ड की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ सकता है। बस तभी मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला ले लिया था। मुझे यकीन है कि मेरी जर्नी आपके सपनों को उकसा रही होगी और आपकी हिम्मत बढ़ा रही होगी। अगले एपिसोड में मैं आपको अपने इन्वेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने बेंगलोर से अपनी ट्रेनिंग की। उस समय मुझे जॉब के लिए 2 जगह से ऑफर थे। पहला देहरादून से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए और दूसरा दिल्ली से DTDNP से साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मेरा ज्यादा मन इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में था।
लेकिन हुआ यह कि मैं उसके इंटरव्यू में 9th पोजीशन पर सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन सिर्फ 8 कैंडिडेट्स का ही फाइनल होता था। मेरा दिल काफी टूट गया। जब मैं देहरादून से ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा था तब वहां एक स्वामी जी से मिला। उन्होंने मुझे समझाया कि हो सकता है किस्मत तुम्हें एयरफोर्स पायलट बनाना ही नहीं चाहती हो सकता है तुम्हारे लिए डेस्टिनी ने कुछ और बेहतर लिखा हो। खुद पर विश्वास रखो आजाद। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं दिल्ली वापस आया और मेरा सिलेक्शन DTDNP में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन पर 250 रुपए पर मंथ की सैलरी पर हो गया था। वहां 3 साल काम करने के बाद मुझे एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में मेरी पोस्टिंग की गई। वहां मेरी टीम को एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। हमें एक होवरक्राफ्ट बनाना था। जी हाँ, होवरक्राफ्ट। ये एक तरह की नाव होती है जो एयर ट्यूब के सहारे जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। अब ये टर्म मेरे और मेरी टीम दोनों के लिए थोड़ा नया था। हम में से किसी को भी ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। न ही हमारे पास कोई डिजाइन्स थे जिससे हमें कुछ आइडिया मिल सके। हमसे जितना हो सका हमने होवरक्राफ्ट्स के बारे में रिसर्च की और हमारे सीनियर्स से भी नॉलेज लेने की कोशिश की, लेकिन उस नॉलेज से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। एक दिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना और जितनी भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज हैं, इनसे हमें एक फ्लाइंग मशीन बनानी ही है। बस इस जज्बे ने मेरे दिमाग की सारी खिड़कियों को खोल दिया। मुझे एयरक्राफ्ट और होवरक्राफ्ट में सिमिलैरिटीज नजर आने लगी। बस मानो मुझे मेरी मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। मैं अपने एम की तरफ बिना रुके बढ़ता रहा, जबकि मेरे सीनियर्स मेरे काम से खुश नहीं थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम एक इम्पॉसिबल मिशन पर वेस्ट कर रहा था। लेकिन मैं अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर था। देखा जाए तो राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, वो भी 7 साल तक सिर्फ साइकिल्स ही सुधारने का काम करते थे। मैंने अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। 1 साल में हमने अपने होवरक्राफ्ट का 3D मॉडल तैयार कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर सर कृष्णा मेनन ने उससे इंप्रेस होकर हमारे होवरक्राफ्ट का नाम नंदी रखा। जब हमारी मशीन फाइनली रेडी हुई तो मैंने खुद कृष्णा मेनन सर को पहली राइड दी। जो कल तक इम्पॉसिबल था, वो चीज आज हवा में उड़ रही थी। सभी बहुत खुश थे। फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद हमारे इस प्रोजेक्ट को काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और इसे हॉल्ट पर रख दिया गया। मैं इस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा था और काफी अपसेट हो गया था। थोड़े दिन गुजारने के बाद डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने मुझे बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर के सामने हमें ये होवरक्राफ्ट रिप्रेजेंट करना है। ये बात सुनते ही होवरक्राफ्ट के साथ मैं भी हवा में उड़ रहा था। TIFR के डायरेक्टर के उस होवरक्राफ्ट पर राइड लेने के कुछ ही दिन बाद मेरे पास इंडियन कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च मुंबई से रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए कॉल आया। मैं एकदम से काफी शॉक्ड हो गया, लेकिन मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं मुंबई पहुंचा, इंटरव्यू दिया और इनकोस्पार में एक रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। इस तरह से हमारे एक होवरक्राफ्ट ने मुझे आज एक साइंटिफिक असिस्टेंट से रॉकेट इंजीनियर बना दिया। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने फेलियर से मत डरिए। फेलियर्स तो आएंगे ही लाइफ में, बस आपको रुकना नहीं चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ था। अगले एपिसोड में रशिया से हमारी टक्कर की कहानी बताऊंगा। इनकोस्पार से मुझे 6 महीने के एक्सपीरियंस के लिए USA भेजा गया। वहां के कल्चर में मैंने देखा कि वहां के लोग अपनी प्रॉब्लम से डरकर अपनी लाइफ को सफर नहीं कराते। इनफैक्ट उसका सोल्यूशन बहुत तेजी से ढूंढते हैं। ये सीख मुझे इंडिया वापस आने के बाद काफी काम आई। अब क्योंकि मैं एक रॉकेट इंजीनियर बन चुका था, लाइफ और मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए काफी चैलेंजेस सोच रखे थे। मेरे इंडिया लौटते ही पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ, जो था नाइकी अपाचे 1। प्रोफेसर साराभाई की ये इच्छा थी कि इंडिया का अपना एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो। साउंडिंग रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और मिसाइल, ये तीनों ही एक तरह के रॉकेट्स होते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स नॉर्मली वो छोटे रॉकेट्स होते हैं जो ऊपर के एटमॉस्फेयर की जांच करने के लिए यूज किए जाते हैं। वही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वो साधन होता है जो सैटेलाइट्स को उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़कर आता है। और मिसाइल, वो तो आप और मैं जानते ही हैं, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो नॉर्मली वॉर्स में यूज किया जाता है। प्रोफेसर साराभाई की सोच टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क ने देर से ही सही, लेकिन 2 इंडियन रॉकेट्स रोहिणी और मेनका को थुम्बा से लॉन्च कर दिया। अब हमें इंडियन पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए फ्रेंच रॉकेट्स की जरूरत नहीं थी। इस अचीवमेंट के बाद प्रोफेसर साराभाई ने मुझे फौरन दिल्ली में याद किया और VS नारायणन एयर हेडक्वार्टर्स के ग्रुप कैप्टन के सामने अपने नए प्रोजेक्ट
रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम यानी राटो को इंट्रोड्यूस किया। राटो मोटर्स ऐसे एयरप्लेन्स होते हैं जिन्हें टेक ऑफ के लिए ज्यादा लंबा रनवे नहीं चाहिए रहता। ये यूजुअली वॉर्स में यूज किए जाते हैं जहां अर्जेंट टेक ऑफ हो सके। प्रोफेसर साराभाई ने हमें रशियन राटो दिखाया और कहा कि अगर वो हमें इस राटो की मोटर रशिया से अवेलेबल कर दे तो क्या हम इंडियन राटो 18 महीने में बना सकते हैं। वीएस नारायणन और मैंने एक साथ एंथुजियास्टिकली यस बोला। हमारा जवाब सुनते ही प्रोफेसर बहुत खुश हुए और हम दोनों उसी दिन से अपने मिशन की तरफ जुट गए। वीएस नारायणन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। वो इतने एम्बिशियस थे कि सिर्फ यही बोलते रहते थे, जब ये चीज रशिया में पॉसिबल है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। उनका ये एंथुजियाज्म मेरे जज्बे और हिम्मत दोनों को बढ़ावा देता था। इस मिशन के दौरान दो नई चीजें सामने आई। पहली, प्रोफेसर साराभाई ने जो आने वाले 10 सालों के लिए मिशंस सोचकर रखे थे उसका पूरा ऑन पेपर प्लान। उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कुछ रोमांटिक स्टोरीज हैं जो किसी कंट्री और स्पेस लवर ने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लिखी हो। और दूसरा, डिफेंस मिनिस्ट्री में मिसाइल पैनल का फॉर्मेशन, जिसके कोर मेंबर्स थे मैं और नारायणन। फिर हमने अपनी राटो मोटर की तरफ वापस अपना कंसंट्रेशन लगाया और इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट से 12 महीनों में हमने अपना पहला स्टैटिक टेस्ट ले लिया था। आगे के 4 महीनों में राटो मोटर के टोटल 64 स्टैटिक टेस्ट हो चुके थे। पर अभी ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी जिसमें बहुत से चैलेंजेस थे। जानेंगे अगले एपिसोड में। राटो का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर था। इसी बीच प्रोफेसर साराभाई ने अपने इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के सपने को सच करने के लिए एक नई टीम बनाई और हर एक टीम मेंबर को अपने हिस्से का काम सौंप दिया गया। मुझे एसएलवी के लिए स्टेज 4 का काम सौंपा गया। मैं और मेरी टीम अपने हिस्से का काम करने में जुट गए। थोड़े दिन बाद हम सबको एक दिल दहलाने वाली खबर मिली कि प्रोफेसर साराभाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रोफेसर साराभाई मेरे लिए साइंस के महात्मा गांधी थे। वो सिर्फ एक ग्रेट साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक ग्रेट लीडर भी थे। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ा लॉस था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया और समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। राटो और एसएलवी उनका सपना था। हम सब उनके इसी सपने को पूरा करने में लग गए और आखिरकार 8 अक्टूबर 1972 को राटो मोटर का पहला टेस्ट लिया गया जो सक्सेसफुल रहा। अब इंडिया को मिलिट्री डिफेंस के लिए इंपोर्टेड राटो की जरूरत नहीं थी, जिसका कॉस्ट था 33,000 रुपए, क्योंकि इंडियन राटो का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 17,000 रुपए में ही हो रहा था। ये एक ब्रेथ ऑफ रिलीफ था। अब उनके दूसरे सपने एसएलवी को सच करना बाकी था। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर एसएलवी बना दिया गया। ये जिम्मेदारी काफी बड़ी थी। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि घबराने से मैं अपने कदमों को डगमगा दूंगा। अगर मुझे अपने कदमों के निशान रेत पर छोड़ने हैं तो मुझे अपने कदमों को रगड़ना नहीं है, उन्हें मजबूती से जमीन पर रखना है। मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई, कम्युनिकेशन को अपने काम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। एसएलवी 3 के प्रोजेक्ट के दौरान मेरे साथ काफी इमोशनल केसेस बने जिन्होंने मेरे दिल को अंदर से तोड़ कर रख दिया। सबसे पहला तो मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे बचपन के सबसे बेस्ट फ्रेंड अहमद जलालुद्दीन के गुजरने की खबर मिली। उसके कुछ महीनों बाद ही मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया से चले गए। आज में जो कुछ था, जिनकी वजह से था, वो सभी मेरे साथ नहीं थे। ये मेरी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव था जहां मेरा दिल और दिमाग एक साथ नहीं था। काफी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। 1979 में फाइनली एसएलवी 3 की फ्लाइट का पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा था कि बिना फेलियर्स के कोई सक्सेस स्टोरी पूरी कहां होती है। हमारा एक्सपेरिमेंट उसके सेकंड स्टेज में फेल हो गया। पूरे श्री हरिकोटा के आइलैंड पर एक मायूसी भरी खामोशी छा गई। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझे उस मोड़ पर हौसला दिया और यह समझाया कि यह पहला अटेम्प्ट था जो फेल हुआ है। एक इंसान को सक्सेसफुली मून पर लैंड कराने में साइंटिस्ट को तकरीबन 40 साल लग गए थे। बस फिर क्या था, इस मोटिवेशन ने हमें वापस अपने लक्ष्य की तरफ भेज दिया और देखते ही देखते 18 जुलाई 1980 को हमने एसएलवी 3 का दूसरा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट लिया। कुछ समय बाद अनाउंसमेंट हुआ, all stages performed to mission requirements. The fourth stage apogee motor has given the required velocity to put the Rohini satellite to its orbit. ये वर्ड्स आज भी मेरी मेमोरी में गूंजते हैं। सभी बहुत खुश थे। इंडिया के पास अब अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था।
प्रोफेसर साराभाई को हम सब ने दिल से याद किया। इस सक्सेस के बाद 25 जनवरी 1981 को मुझे एक कॉल आता है कि कल रिपब्लिक डे के दिन मुझे पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये न्यूज हर जगह फैल गई थी। मुझसे मेरी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के म्यूजिक से भर लिया था। जब आप फेल होते हैं तो आपके अंदर एक युद्ध सा छिड़ जाता है। आपका डर आपके ऊपर हावी होने लगता है, जो आपसे कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम अपने हथियार डाल दो। लेकिन आपके अंदर किसी कोने में आपके विश्वास की शक्ति फाइट बैक करती है और आप फिर से ट्राई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो खुद पर विश्वास आपको करना ही होगा, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाले की अनलिमिटेड पावर है। अगले एपिसोड में कुछ और अचीवमेंट्स की बात करेंगे। एक राष्ट्रीय अवार्ड मिलना छोटी बात नहीं होती। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। लेकिन अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब मुझे अपनी लाइफ की स्लेट पर नए सम्स लिखने थे। मुझे इसरो से DRDO का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। वहां का एटमॉस्फेयर समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस भी किए। हमने सीनियर साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी नाम दिया। DRDO एंटी टैंक मिसाइल्स के फॉर्मेशन का पायनियर माना जाता था। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको नाम दिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। इस प्रोग्राम में 5 प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए: पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग। हमने 5 प्रोजेक्ट्स को अलग अलग टीम्स में बांट दिया। हर टीम का ग्रुप कैप्टन एक एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट को बनाया ताकि वो अपनी टीम को समझदारी से सही गलत का फैसला दे सके। आकाश और नाग को अभी फ्यूचर मिसाइल्स में रखा गया। हर महीने एक ग्रुप मीटिंग सेट की जिसमें सारे साइंटिस्ट्स, जूनियर्स और सीनियर्स सब एक साथ ग्रुप कॉन्वर्सेशन करें। मेरे हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल आउटकम एक प्रॉपर प्लानिंग, विजुअलाइजिंग, गोल सेटिंग और भरोसे से मिलता है। तगड़ी मेहनत और लगन के बाद 16 सितंबर 1985 को मिसाइल प्रोग्राम की पहली मिसाइल त्रिशूल श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। त्रिशूल के बाद पृथ्वी का लॉन्च पूरे 3 साल बाद 25 फरवरी 1988 में हुआ। क्योंकि पृथ्वी एक साधारण मिसाइल नहीं थी, वो फ्यूचर में आने वाली सभी मिसाइल्स की एक नींव थी। इसके एक्सप्लोजन का एरिया काफी बड़ा था। इसके लॉन्च की खबर ने आसपास की दूसरी कंट्रीज को भी दहलाकर रख दिया था। पृथ्वी के बाद अग्नि के लॉन्च की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। इस मिसाइल के लॉन्च में हमें काफी कंट्रोवर्सीज का सामना तो करना पड़ा ही, लेकिन 2 बार इसका लॉन्च भी रोका गया। दोनों बार कंप्यूटर ने लॉन्च के ठीक 10 सेकंड पहले होल्ड का साइन बता दिया। अग्नि की टीम में तकरीबन 500 साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व थे। सभी काफी निराश हो गए। अखबारों में तरह तरह का मजाक बनने लगा। तब मैंने अग्नि के टीम मेंबर्स के साथ अपने SLV के पहले फेलियर की कहानी शेयर की, उनकी हौसला अफजाई की और फाइनली 22 मई 1989 को अग्नि का तीसरा और सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। लाख डिसअपॉइंटमेंट्स, लाख डिमोटिवेशन के बाद भी हमने वो कर दिखाया था जो हमें करना था। अग्नि के लॉन्च के बाद इंडिया और मजबूत हो गया था। चारों तरफ फिजाओं में कामयाबी की खुशबू महक रही थी। 1990 के रिपब्लिक डे पर इन मिसाइल्स का लॉन्च सेलिब्रेट किया गया। मुझे एक बार फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने रिटायरमेंट के बाद यह सोचा कि उनकी कलम से आने वाली पीढ़ियां भी कुछ सीख सके। उनकी लाइफ की सक्सेसफुल जर्नी से इंस्पायर होकर और फेलियर से सीखकर क्यों न एक कामयाब हिंदुस्तान बनाया जाए। उनकी लाइफ से हमने ये बात तो सीखी ही है कि चाहे